औपनिवेशिक गुलामी और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्षों और सत्ता हस्तांतरण के परिणामों के बाद पिछले लगभग 30 सालों से वैश्वीकरण, कॉरपोरेट राज, नई गुलामी, ग्राम स्वराज्य, राम राज्य, जनता सरकार, वास्तविक लोकतंत्र आदि विचार राजनीतिक सामाजिक विमर्शों में स्थान पाते रहे हैं। 21वीं शताब्दी की चकाचौंध या शाइनिंग इंडिया के नीचे छिपे विशाल अंधकार के भेद अब खुलने लगे हैं। ऐसे में सुनिए, समझिए, गांधी के ग्राम स्वराज, लोक सत्ता, रामराज आदि पर गांधीवादी विचारक चंद्रशेखर प्राण का विमर्श। तो गांधी ने कहा कि लोक सम्मत के अनुसार जो शासन होगा वो, लेकिन यही नहीं कहा कि स्वराज इतना ही नहीं होगा कि ठीक है लोक सम्मत के अनुसार शासन हो जाएगा, लोक सम्मत से चलेगा, यही एक पक्ष नहीं है। उन्होंने उसके दूसरे पक्ष की बात कही थी, कहा था थोड़े से लोगों की सत्ता, उन्होंने कहा सच्चा स्वराज थोड़े से लोगों की सत्ता नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग पर जन प्रतिकार की क्षमता प्राप्त करना है। उन्होंने कहा लोक स्वराज तब समझ में आएगा जब जो शासन सत्ता हो वो अन्याय करने लगे तो लोग उसका प्रतिकार करने के लिए खड़े हो जाए, तभी जाकर के स्वराज्य का स्वर निकल करके बाहर। ऐसा नहीं कि सिर्फ शासन, गलत शासन का प्रतिकार भी उस स्वराज्य का आधार। तो इसके पीछे गांधी ने एक शब्द प्रयोग किया था, रामराज्य। रामराज्य शब्द का भी प्रयोग किया था और रामराज्य को ग्राम स्वराज्य के ही परिप्रेक्ष्य में देखा था बापू ने। तो उन्होंने जब रामराज्य को परिभाषित किया है, ये कल्पना आप देखते हैं, रामराज्य बहुत सुनते हैं, लेकिन रामराज्य की परिभाषा हम एक ही चीज समझते हैं जो भगवान राम के समय का राज्य था और जो तुलसीदास जी ने, लेकिन गांधी उसको अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। उन्होंने रामराज्य को भी परिभाषित किया। उन्होंने कहा था विशुद्ध नैतिक आधार पर, शब्द है गांधी का, विशुद्ध नैतिक आधार पर जनता की सर्वोच्च सत्ता, यह है रामराज्य। वो कहते हैं विशुद्ध नैतिक आधार पर जनता की सर्वोच्च सत्ता। दूसरा, एक चीज आप अभी जब कह रहे थे भाई जी बड़ा कठिन है, तो मैं आपको थोड़ा सा संस्मरण सुना करके इस बात को आगे ले चलूंगा। आज से 2 साल पहले प्रयागराज की धरती पर, आप सब जानते हैं कुंभ का जो क्षेत्र होता है, हर साल वहां पर मेला लगता है 1 महीने के लिए। तो 2 साल पहले जो मेला लगा था, अचानक, चूंकि मैं पिछले 10 सालों से पंचायतों को लेकर और नगर पालिकाओं को लेकर के पूरे देश में एक अभियान चला रहा हूँ, उसका नाम है तीसरी सरकार अभियान, थर्ड गवर्नमेंट कैंपेन। आज की तारीख में लगभग 24 राज्यों में फैल चुका है, सभी स्तरों पर उसको अब स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई है, वो अलग चीज है। उसमें यही है कि पंचायतों का संस्थागत विकास हो। पंचायतें जो वन मैन शो बन करके रह गई है कि प्रधान ही पंचायत, पंचायत ही प्रधान, बल्कि वो एक संवैधानिक संस्था है 73वें संविधान संशोधन के बाद, तो उसको एक इंस्टीट्यूशन के रूप में खड़ा करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन मीन्स हुआ, अभी यहाँ ग्राम सभा की जैसे बात हो रही है, तो आज की पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत 2 चीजें। ग्राम सभा का मतलब होता है उस गांव के सारे वयस्क नागरिक जो मतदाता हैं उनको मिला करके जो संस्था बनती है वो ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का मतलब हुआ जो चुने हुए लोग हैं वो ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ये दोनों एक इंस्टीट्यूशन के रूप में खड़ी हो और वो सरकार है, सेल्फ गवर्नमेंट है। संविधान ने उसको सेल्फ गवर्नमेंट कहा है। तो अगर वो सेल्फ गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट का एक गवर्नेंस होता है, सरकार का एक शासन होता है, वो जो अभी गांधी स्वराज्य की परिभाषा में कह रहे हैं, वो शासन गांव में दिखाई पड़ना चाहिए। तो आज की तारीख में ना तो पंचायत एक इंस्टीट्यूशन है, वन मैन शो बन करके रह गई है, ठेकेदारी जैसी ही चीजें चल रही हैं, और ना तो उसका कोई गवर्नेंस है, वो विकास कार्यों की कार्यदायी संस्था या ठेकेदार बन करके रह गई। तो ये जो मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, उस मूवमेंट का ये मतलब था। उसी को लेकर के लगा कि अब ये जो पंचायतें हैं ये एक माध्यम है, ये अभिष्ट नहीं है।
अभिष्ट क्या है? बापू का ग्राम स्वराज्य। उस ग्राम स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें एक माध्यम बनेंगी। तो लगभग 8 साल तक की जब यात्रा हो गई तो लगा कि अब हम लोगों को, जो हम जिन साथियों को ग्राम पंचायत और संविधान और सरकार ये समझाते रहे, अब उनको ग्राम स्वराज भी समझाना चाहिए। तो उस प्रयाग की धरती पर ग्राम स्वराज्य का एक चिंतन शिविर आयोजित किया आज से 2 साल पहले। अमरनाथ भाई जी को भी उसमें बुलाया था, वो कुछ विशेष कारणों से नहीं आ पाए थे। तो उसमें लगभग 10 राज्यों के 100 से अधिक लोग जो सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे थे वो इकट्ठे हुए। पहले दिन जो सत्र था यही स्वर निकला और सब ज्यादातर यंग लोग थे, नए लोग थे, तो सबके लिए ग्राम स्वराज बहुत पुरानी बात है। वो लगता है कि ये सब अब कपोल कल्पित चीजें हैं, इसका आज के तारीख में कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। खैर, हमने कहा कुछ नहीं, भाषण होगा। 4 चीजों को, इतिहास के 4 चीजों को दीवारों पर लगा दिया था। पहला लगाया था कि गांधी ने जब ग्राम स्वराज्य कहा था तो ग्राम स्वराज्य के 12 बुनियादी सिद्धांत गांधी ने कहे थे। वो अभी मैं चर्चा करूंगा वो 12 बुनियादी सिद्धांत क्या थे। ये 12 बुनियादी सिद्धांतों को एक तरफ दीवार में लगा दीजिए। पहली चीज देखिए कि क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। दूसरा हुआ कि जब देश आजाद हुआ और संविधान बनने लगा तो उस संविधान बनने से पहले 1946 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, क्योंकि पूरी आजादी की बात की लड़ाई और सारे लोगों ने सोचा था देश आजाद होगा तो ग्राम स्वराज्य आएगा। ग्राम स्वराज्य का चिंतन एक एक व्यक्ति के अंदर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सबके अंदर रस बस गया। तो जब संविधान सभा 1946 में बन गई, देश आजाद नहीं हुआ, संविधान सभा 1946 में चुन ली और उसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। तो जब उस बैठक से पहले श्रीमन नारायण अग्रवाल, जो गांधी जी के बहुत नजदीक थे, उन्होंने एक संविधान का एक वैकल्पिक ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को गांधीवादी दृष्टि का संविधान कहा गया। और उसके वो पूरा का पूरा संविधान ग्राम स्वराज्य की स्थापना का संविधान था। तो वो उन्होंने उसको तैयार किया, बहुत बड़ा नहीं, वो गाइडलाइन थी संविधान निर्माताओं के लिए। 60 पेज का था, कुल मिलाकर 60 पेज का था। अभी भी उपलब्ध है, कभी आप चाहेंगे तो आपको उपलब्ध कराएंगे। उस 60 पेज को उन्होंने उसको छपा करके श्रीमन नारायण अग्रवाल ने पूरी संविधान सभा को बांटा था। तो मैंने क्या किया था, दूसरा जो लगाया, वो जो बापू का वैकल्पिक संविधान की परिकल्पना थी, उस ग्राम स्वराज्य के वैकल्पिक संविधान में क्या क्या खास बातें थी, उनके लिए 8-10 चार्ट बना करके वो लगा दिया गया कि पहले ग्राम स्वराज्य, आप जाओ खुद पढ़ो वहां पर, फिर उस संविधान को देखो ग्राम स्वराज्य का क्या संविधान है। इतना ही नहीं, जब संविधान सभा में ग्राम स्वराज्य की कोई बात नहीं की गई, गांव की, पंचायत की, ग्राम स्वराज्य की, तो बहुत हल्ला मचा था, आप सबने सुना होगा। और उसमें बड़ी बहसें हुई थी। उन बहसों में भारत के ग्राम गणतंत्र को लेकर क्या क्या तर्क दिए गए थे, क्या क्या बातें की गई थी उसके पक्ष में, उसका एक ड्राफ्ट पूरा चार्ट बना के, 8-10 चार्ट बना करके, कि किसने, प्रोफेसर रंगा ने क्या कहा, के संतानम ने क्या कहा, किसने क्या कहा, वो सब वहां पर लगा दिया। तीन चीजें। और चौथा था यही गांधी की अंतिम वसीयत, जो बापू ने अंत में अपनी वसीयत को। तो मैंने कहा पहले इन 4 चीजों को आप लोग पढ़ो। तो वो सारे लोग ग्रुपों में जाकर, और पूरा 4 घंटे इसी के लिए समर्पित था। कोई भाषण नहीं होगा, आप अपने तरह से पढ़ो, चर्चा करो, ग्रुप में जाओ, और फिर कह दिया आप लोग ग्रुप में बैठ जाओ। और बैठ करके अलग ग्रुप, 10 ग्रुप बना दिए गए थे और कहा कि अब आप लोग चर्चा करो कि ये क्या समझ में आया। लंच के बाद जब प्रेजेंटेशन होने लगा तो इतनी निराशाजनक स्थिति निकल करके आनी शुरू हुई। सबने कहा ये बड़ा कपोल कल्पित है, ये तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि सबको आज का वर्तमान दिखाई पड़ रहा था। वो कुछ लोगों को कहा कि नहीं ये बहुत ठीक है। उस दिन का पूरा दिन ऐसे बीत गया। दूसरे दिन हम लोगों ने ये तय किया था, रात में पूरी रणनीति बनाकर वो पूरी चिंतन शिविर हो रहा था। सबसे कहा सब अपने अपने जीवन की एक एक घटना सुनाएंगे।
ऐसी घटना, आप सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सारे सामाजिक कार्यकर्ता है, जिससे आपको गर्व होता हो, आपको उपलब्धि आती हो, या कहीं आप समस्याओं में फंसे हुए हो किसी समस्या में और आप उससे बाहर निकले। सबने सुनाना शुरू किया और हम लोग नोट करना शुरू किए। और आप जानते हैं जो 12 बुनियादी सिद्धांत हैं, सबकी सारा पुरुषार्थ, सारी कोशिश उसी 12 में सिमटी। जब उसको चार्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया कि आप तो ग्राम स्वराज को जी रहे हो, आप कर रहे हो ग्राम स्वराज, अंतर इतना है कि अलग अलग में कर रहे हो, उसके पीछे की आपकी कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है, जिसके चलते आपको लगता है कि आप अपने को बड़ा कमजोर समझने लगते हो। क्योंकि वो जो बापू ने जिस तरह से इस लोगों को खड़ा किया था, तो इसलिए ग्राम स्वराज अलभ्य नहीं है, ग्राम स्वराज आपकी पकड़ से बाहर नहीं है, ग्राम स्वराज समय के पीछे नहीं चला गया है, आज की तारीख में भी सबसे उपयुक्त है और वही एक रास्ता है।